समाज में या जो भी हो। तो एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट्स है काफी होशियार हैं और वो लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स है काफी बुरे परफॉर्मेंस से फेल हो रहे हैं। तो एक आरोप ऐसा लगता है कि शायद ये टीचर ही मनोवादी हो सकते हैं। इसी कारण से हमारे जो बच्चे हैं काफी बैकवर्ड हो चुके हैं पढ़ाई लिखाई में। तो इसके जो है समाज में हमने पिछली बार इसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा था कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हमने एक एग्जांपल दिया था और दूसरे पक्ष के एग्जांपल से हमने एक दिया था। तो एक एक जाति के लिए एक एक तरह के टीचर रखे जाएंगे क्या स्कूल में? हेलो ये पूछ रहा हूँ कि एक एक जाति के लिए एक एक टीचर रखे जाएंगे क्या स्कूल में? नहीं, उनके दिमाग से चला जाएगा तो फिर तो यही होना चाहिए। चमार को पढ़ाने के लिए चमार टीचर होना चाहिए, महार को पढ़ाने के लिए महार टीचर होना चाहिए। नहीं, ठीक है। तो ऐसे होगा राजपूत को पढ़ाने के लिए राजपूत टीचर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत रुक जाइए, इसलिए क्योंकि अरे ये सब जो है ना एब्सर्ड लोगों का दिमाग है। नहीं, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत रुक जाइए, क्योंकि बीच में आप कहेंगे तो इसकी डाइवर्जन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आरोप तो लग रहे हैं, तो आरोप के पीछे ये अम्बेडकरवादी के स्टूडेंट्स है ये आरोप लगा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्या तर्क है, वो क्या अपने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा काल्पनिक दृष्टि से और सामाजिक जो है उसको जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ये है कि वो एग्जाम्पल देते हैं पिछले पूर्व काल में आपकी जो एक पात्र थी द्रोणाचार्य, उन्होंने जो है मनोवादी हो करके जो एकलव्य को अंगूठा काट दिया था, क्योंकि वो प्रतिभावान तो है, वो अर्जुन से थोड़ा बहुत उनकी जो तुलना की जा सकती है। तो उनकी ये जो मनोवादी सोच के कारण उनकी अंगूठा काट दिया था। और दूसरी ये एग्जाम्पल देते हैं किसका मनोवादी सोच के कारण? कौन मनोवादी सोच? द्रोणाचार्य के एग्जाम्पल में। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था? अंगूठा काट लिया था। किसका काट लिया था? एकलव्य। एकलव्य कौन था? एकलव्य ट्राइबल था। एकलव्य तो वो था भगवान कृष्ण का भाई था। नहीं, आपको उस डिटेल में मत जाइए। मैं ये इसको दूसरे नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी, वास्तविक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए ना लोगों को। एकलव्य के विषय में बात सुनते हैं तो पता होना चाहिए। मतलब ये गलत एग्जाम्पल पेश नहीं होना चाहिए ना। कहने का मेरा मतलब यह है। आप खंडन करें पहले तो मेरे तो एक ये सुने, पूरी बात सुन करके आप खंडन करें तो तो ठीक है। तो थोड़ा संक्षेप में, इसीलिए मैंने कहा ना संक्षेप में बोला कि जब 15 मिनट बोलते रहेंगे उसके बाद फिर क्या बोलूंगा, फिर तो वही तरफा मोनोलॉग हो जाएगा। एक तरफा नहीं होगा, आप पूरी बात सुने और मैं सुनूंगा, उसके बाद काफी समय है, ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आपको बीच बीच में काट दूंगा। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि जो ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि द्रोणाचार्य के समय इनकी अंगूठा काट दिया था। तो इस मनोवादी सोच के कारण ही काफी स्टूडेंट्स बैकवर्ड हो चुके हैं। दूसरी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मनुस्मृति के एग्जाम्पल देते हैं, जातिवाद में किस तरीके से जो बैकवर्ड जातियां थी उनको पढ़ने लिखने के लिए काफी प्रोत्साहन नहीं दिया था, उसका एग्जाम्पल देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल तीसरी एग्जाम्पल ये देते हैं कि जो तुलसीदास ने जो चौपाई कही थी, जो दौल गवार शूद्र पशु नारी, इस तरीके से वो तीसरी एग्जाम्पल देते हैं। तो पैटर्न बना के वो पेशकश करते हैं कि देखिए हमारे जो एक
जाति के लोग हैं, बहुत सारे प्रतिभावान होने के बाद भी इनको हतोत्साह किया गया था, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं किया गया था। तो हमें इस टीचर के जो ये लेक्चर है वो थोड़ा बहुत ये है कि इनकी झुकाव जो है काफी सवर्ण बच्चों के प्रति है, इसके आरोप ये लगा रहे हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ ना, मैं यहाँ रोक रहा हूँ कि ऐसा है कि एक कम से कम 1-2 एग्जाम्पल इन लोग को ऐसा देना चाहिए कि जिसमें कि सिर्फ जो है दलित के छात्र पढ़ें और सिर्फ दलित के टीचर पढ़ाएं और वे पढ़े हुए छात्र जो हैं सबसे नंबर 1 हो जाए। ऐसा कम से कम एक आध जो है मॉडल स्कूल तो इन लोग को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो यहाँ पे राजनीति बना के दिखलाना चाहिए ना, कैसा कि देखिए कि हम लोग के टीचर जो है कितने एडवांस कर देते हैं और ये जो है मनुवादी लोग जो है वो कितना हम लोग को पिछड़ा कर देते हैं। ऐसा करके दिखाना चाहिए। तो क्यों नहीं मॉडल स्कूल कोई बनाते हैं ये सब? बामन मेश्राम को चाहिए कि ऐसे मॉडल स्कूल बनाएं जिसमें कि सारे दलित बच्चे ही पढ़ेंगे, दूसरे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, और दलित टीचर ही पढ़ाएंगे, दूसरे टीचर पढ़ा ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर ये है मतलब केजी से लेकर के एकदम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक रहें और उसके बाद ये सब जो है सब जितने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में टॉप करके दिखलाए तो एक वो स्वीकारोक्ति हो जाएगी कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। देखिए ये इनके साथ अब कोई भेदभाव नहीं हुआ क्योंकि इन्हीं के बिरादरी के पढ़ाने वाले टीचर थे और इन्हीं के बच्चे थे, देखिए कर गए। तो नहीं, एक मैं प्रपोजल दे रहा हूँ कि इस तरह का भी एक होना चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा। नहीं, आज के वर्तमान एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं कि काफी जो टीचर है वो उनको एक जो आरक्षण के माध्यम से उनको टीचर बना दिया गया है, सरकारी टीचर। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है वो आरक्षण वाले हों या बिना आरक्षण वाले हों, मतलब उसी बिरादरी के हों टीचर और उसी बिरादरी के वो भी हों, बच्चे भी हों और वे पढ़ाते रहे, सिर्फ दूसरे तो पढ़ाए ही नहीं और बल्कि वो अपना वो किताब भी उन्हीं की लिखी हुई पढ़ाएं। किताब जो है मनुवादियों की लिखी हुई नहीं पढ़ावे, किताब भी उन्हीं की लिखी हुई पढ़ावे समझ रहे हैं, अम्बेडकर वादियों की लिखी हुई किताब पढ़ावे ताकि ये नहीं लगे कि किताब में घालमेल कर दिया था। हाँ, तो किताब भी उन्हीं की हो, पढ़ाने वाले भी उन्हीं के हों और वो उन्हीं के हों और उसके बाद फिर वे जो है जो जनरल कंपटीशन होता है उसमें वो आकर के दिखाएं तो वो सिद्ध होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बात तो एक प्रयोग इस तरह से होना चाहिए। तो ये बात तो है, अपनी जगह आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि काफी जो हमने ये कहा कि अलग अलग जातियों की अपनी एक एवोल्यूशन होती है, अपनी एक टैलेंट होती है। हमने इस बात को भी कल डिस्कशन किया था। तो काफी सवर्ण बच्चे जो है इस बात को सुन के काफी खुश भी होंगे कि उनकी जो टैलेंट है वो पढ़ने लिखने की तरफ होगी। तो इसको एक बहाना बना के एक राजनीति की तरफ ये जो एक स्टैटिस्टिक्स पेश किया गया कि ये देखिए काफी जो सवर्ण बच्चे हैं, सवर्ण लोग हैं, वो काफी जो गवर्नमेंट जॉब है उनको डोमिनेट कर चुके हैं, उनके जो वर्चस्व है वहां पर ज्यादा है। इसका तो कारण जहां तक मैं समझता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण कंपटीशन है। सवर्ण बच्चे जानते हैं कि हम लोग को आरक्षण तो मिलना नहीं है। हाँ, हम लोग को अगर सरवाइव करना है तो हम लोग को बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वे खूब पढ़ते हैं, जैसे इजराइल के लोग हैं। इजराइल के लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को अस्तित्व अपना बनाए रखना है तो हम लोग को एकदम विज्ञान में आगे रहना पड़ेगा, तभी इन मुस्लिम देशों से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग मिट जाएंगे। उसी तरह से सवर्ण भी जानते हैं कि हम लोग को कोई सुविधा सरकार नहीं देगी, हम लोग को खुद ही अपना सब पैदा करना पड़ेगा, हम लोग को खुद कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, उसके बल पर ही हम लोग स्थापित हो पाएंगे। भारत में नहीं मिलेगी नौकरी तो हम लोग विदेश में नौकरी करेंगे, हम लोग प्रतिभा रहेगी तो हर जगह डिमांड है, वहां चले जाएंगे।
तो ये तो स्टैटिस्टिक्स दी जाती है कि और काफी लोग खुश भी होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर सवर्ण बच्चे काफी जो है टैलेंटेड भी हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चा जो है टैलेंटेड हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन उसमें ज्यादातर बच्चे होते हैं, क्योंकि गार्जियन भी ध्यान देते हैं, गार्जियन भी जानते हैं, और बच्चा खुद भी जानता रहता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर सवर्ण बच्चे जो है उसमें भी टैलेंटेड बच्चे हो। काफी नहीं नहीं, हर थोड़ी होते हैं, कितने तो बेकार होते हैं, तो परेशान रहते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं। आप लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफी जो सवर्ण के वर्ग भी है वो लोग ये जो पॉवर्टी लेवल के नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि हर सवर्ण है का आर्थिक दृष्टि से काफी संतुष्ट है, उस तरीके से ये हाँ, भी नहीं है। वो सही बात है, वो बहुत नीचे भी है, लेकिन वो चाहे नीचे भी हों, लेकिन वो बहुत हार्ड लेबर कर रहे हैं। नहीं, आप उस विषय में मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। तो ये तो आरोप लगा के आपने दूसरी जातियों की ये जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो तो बढ़ाई, तो लेकिन इस गलतफहमी में काफी सवर्ण जो है आरक्षण के जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाए। इनका ये पैटर्न बना दिया गया कि हर सवर्ण है तो नेचुरली ये लोग पढ़ाई लिखाई में इनको आगे होता है, आगे होते हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स भी दिया जाता है कि बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर बने या जुडिशियरी में जो अधिकांश लोग हैं ये सभी एक सवर्णी है। इसी कारण से ही आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज ऐसा हो गया कि जो कमजोर वर्ग भी है इनमें उनको एक उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं मिला। तो मैं इस नजरिए से भी इनको ले जाने की कोशिश कर रहा था। और तीसरी इसमें एक पॉइंट आती है कि ये सब कैसे हुआ। आज मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये अलग विषय के हम जो एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं वो अलग विषय है। उस समय की कालखंड की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। तो ये सब ये हुआ कि जो किसान की जो जमीन थी, जो इंडस्ट्री लगाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के समय, तो नेहरू ने एक प्रस्ताव किया था कि जो लैंड डिवीजन करने की उन्होंने प्रस्ताव किया था। तो काफी सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही हो सकता है कारण, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो काफी सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जो एक जमीन थी उनको किसानी में उस तरीके से फायदा नहीं हो पाया आगे जाके, तो वो शहर में आके बसने लगे। तो इनको अब ये हुआ कि अब उनकी आजीविका कैसे होगी। तो ये भी दूसरी पर्सपेक्टिव है कि काफी सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको शहर में बसाया गया, क्योंकि वोट बैंक बनाने के लिए काफी लोगों को उन्होंने शहर में लाया, उन्होंने बसाया। तो इनकी जो अब देखभाल ये है कि मांगे तो उठती है स्वाभाविक तौर से, इनकी जो आर्थिक सिक्योरिटी है वो कैसे किया जाए। तो ये राजनीति के तहत ये भी एक ये हुआ कि आरक्षण की मांग भी अलग अलग जाति समुदाय के जो अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने इस तरीके से, देखिए शहर की ओर जो माइग्रेशन हुआ है तो उसमें ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब जैसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है ही कितना, बहुत थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए कोई माइग्रेट नहीं कर रहा है शहर की ओर। शहर की ओर
जो बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं ना, तो वो इतना जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, बहुत कम वैकेंसी होती है। वे किसी प्राइवेट कंपनियों में जाने के लिए वहाँ, क्योंकि अब जितने उद्योगपति हैं ना, उनके उद्योग कहाँ से चलेंगे, ये सब मजदूरों से ही तो चलेंगे। तो उनके लिए वर्कर चाहिए, तो वो वर्कर जा रहे हैं, गांव से जा रहे हैं। और गांव से जब जाते हैं वर्कर, तो वहाँ शहरों में उनके टिकने का ठिकाने का जो व्यवस्था नहीं होती है उतनी, तो वे बहुत सस्ती मजदूरी, क्योंकि उनको तुरंत जॉब चाहिए होता है, तो बहुत सस्ती मजदूरी में वे वो काम करना चाहते हैं। और उनको उद्योगपतियों को क्या चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए। तो सस्ते मजदूर गांव वाले हो जाएंगे। और जो शहर में ही जो लोग रह रहे हैं ना, वे मजदूरी सस्ते नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ टिके हुए हैं, वे उनके पास घर द्वार सब कुछ है, तो वे बेटर जॉब के लिए मतलब हाथ पे मारते रहते हैं। तो इसलिए गांव तरफ के लोग जाते हैं, शहर में नौकरी की तलाश में जाते हैं, वहाँ उनको नौकरी मिल भी जाता है प्राइवेट कंपनियों में। मैं उसी की तरफ कह रहा था। आपने जो मैं कहने वाला था वो सब आपने बहुत अच्छे से कहा। मैं उसी के षड्यंत्र के तरफ काफी जो किसानों की एक जो समस्या उत्पत्ति हुई है, और किसानों को जो वो बेचते हैं उनको सही तरीके से दाम नहीं मिलता, यही कारण यह है कि उनको अपनी जमीन बेचने की मजबूर किया जाए। इसीलिए काफी ऐसा किसान कानून बना दिया गया कि उनको अपने हक के पैसे ना मिले, वो शहर के तरफ जाए, और शहर के तरफ जाने के बाद वो अपनी जो वोट बैंक की कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे शहर के जो नेता है उनकी बने। इस तरीके से एक षड्यंत्र की तरफ ही किया गया था। मैं इस तरफ से कहने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ बैकवर्ड क्लासेस की जातियां बनी, तो उस तरह से उनकी जो आरक्षण की मांग भी उसी तरह से उठने लगा। और तीसरी बात यह है कि इनमें भी जब सस्ता जो आपने जो लेबर की बात कही, तो लेबर यूनियन भी बनने लगा उस समय, तो वो भी एक राजनीति के हिस्सा बने। और तीसरी बात यह है कि साइकोलॉजी की बात, लेबर यूनियन का तो देखिए, लेबर यूनियन जो है, अभी हम लोग आधुनिक हिसाब से बात कर रहे थे। तो लेबर यूनियन तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो सभी देशों को बनाना है, तो बना दिए हैं सब। लेकिन कैसे उसको डिफंक्ट किया जाए, इसके लिए भी लॉ बना दिए हैं। हाँ, तो कैसे ये खाली नाम मात्र का रह जाए लेबर यूनियन और लेबर लॉज, और वे वास्तव में ऐसे हो गए हैं कि प्राइवेट कंपनी उनको कभी भी धक्का देकर निकाल सकती है। क्योंकि कोई ऐसे सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। आपने सही कहा। तो ये तो वो तीसरे पॉइंट हुआ। मैं एक और पॉइंट में जा रहा था कि इसके साइकोलॉजी की इफेक्ट क्या हो रही है समाज में। मॉडर्न इंडिया के जो जमाने में जाति के नाम सुनते ही आप एक कल्पना कीजिए, आपकी जाति के ऊपर बैकवर्ड अगर एक शब्द है, वो नकारात्मक है। बैकवर्ड जो है, बैकवर्ड जो वो शब्द ही नकारात्मक है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बैकवर्ड तो जिसके लेवल में लग जाएगा ना, उसका तो मनोबल खुद ही गिर जाएगा। हाँ, मनोबल खुद ही जिसके नाम के आगे दलित लग जाएगा, उसका मनोबल खुद गिर जाएगा। क्योंकि तो अपने नाम के आगे, जाति के नाम के आगे, अपने नाम के आगे, परिवार के नाम के आगे कभी भी जो है नकारात्मक शब्द नहीं लगाना चाहिए। ये तो इन लोग को भाषा विज्ञान का पता नहीं है। भाषा का क्या असर होता है, बोली का क्या असर होता है। कोई पुकार रहा है आपको, या कोई पहचान आपकी समझ रहा है या जान रहा है, आपको तो कहीं देना पड़ रहा है, तो भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके मॉरल को डाउन कर सकता है या मॉरल को उठा सकता है। अच्छे शब्द रहेंगे तो आपके मॉरल को उठा सकता है। सही कहा आपने। तो ये लोग को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। ये लोग बराबर अपने को गंदे से गंदे शब्दों से वो कर रहे हैं, अपने को छोड़ रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं दलित हो गया तो बहुत अच्छा, और महादलित हो गया तो और अच्छा। ये ऐसा सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे और तुम्हारा पतन हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि तुम और गिरते जा रहे हो, अपने ही नजरों में गिरते जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमको कहीं तुम्हारे पर कोई दया कर दे थोड़ी सी, कहीं तुमको कहीं सुविधा मिल जाए।
बात समझ रहे हैं? जब हाँ, ये मानसिकता हो जाती है ना कि आदमी के भीतर में फाइटिंग स्पिरिट घट जाता है। ये विक्टिम हो जाते हैं। हाँ, ये विक्टिम कार्ड बस खेल हम्म, सकते हैं, हर जगह रो सकते हैं, गा सकते हैं, दया के पात्र हो जाते हैं। अरे तुम वीर हम्म, हो, वीर बनो, खुद हम्म, कमाओ, और हम्म, इतना कमाओ कि सोचो कि मैं 10 को काम दूंगा। हम्म, 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 वो क्षमता हासिल करो, वो विज्ञान हासिल करो, वो कला हासिल करो, वो हुनर हासिल करो। तो तो हर समय ये गिड़गिड़ाना, रोना, मांगते रहना, भीख मांगना, सरकार से मांगना कि मुझे आरक्षण दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हम्म, ये तो ये ये नहीं करते कि मैं क्या दूंगा, हम्म, मैं हम्म, क्या दूंगा समाज को, इस पर नहीं हम्म, सोचते हैं। सिर्फ हम्म, तुम्हें समाज से चाहिए, तुम भी तो समाज को कुछ दोगे, हम्म, तुम्हारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए, सकारात्मक योगदान होना चाहिए, जिससे कि समाज गर्व कर सके। तो ये बैकवर्ड या जो दलित पिछड़े जाति की जो अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है, तो एक नकारात्मक सोच यहाँ पे उत्पत्ति उस शब्द से उत्पत्ति होती है। और जब इनकी जो अधिकांश जो है अपनी एक जो किसे कहते हैं प्राइड, अपनी जो एक ये होती है, कोई भी अपने आप को पिछड़ा कहने की नहीं चाहता, क्योंकि अधिकांश मानव जो है कंपटीशन में बिलीव करता है। तो ये बात सुनता है कोई भी और बच्चा जो है। देखिए, कोई भी जो इवोल्यूशन होता है ना, वास्तविक जो इवोल्यूशन होगा ना, वो कंपटीशन से ही होगा। आप अपने को अपग्रेड तभी नहीं कर पाएंगे जब वो बेहतर से बेहतर कुछ करने की कोशिश करें। खाली बैठ के रोएंगे और अपना दुखड़ा सुनाएंगे और सबसे सबके दया के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो फिर आपका विकास नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे मैं वही कह रहा था, आत्मसम्मान की जो हाँ, बात आती है वो चोट पहुंचती है अधिकांश लोगों की ये शब्द सुन के कि मैं इनमें उन बच्चों के क्या दोष है कि वो तो जाति अपने माँ बाप को तो उन्होंने कभी नहीं ये नहीं मैं इस विषय पर आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। दिल्ली में जो ये बनिया ग्रुप है, हाँ, बिरादरी का, गुप्ता वगैरह, तो उन लोगों को बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड कर रहे थे सब। हाँ, 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 और वहां आरक्षण देना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने विरोध कर दिया इसका, ताकि हम लोग को तुम्हारा आरक्षण नहीं चाहिए, अपना आरक्षण अपने पास रखो। हाँ, ये तो हाँ, हम लोग जो है बैकवर्ड नहीं है, हम लोग सबको काम देते हैं, हम लोग नौकरी के लिए लाइन नहीं लगाते हैं, हम लोग नौकरी खुद देते हैं, हम लोग पास खुद पैसा है, पैसा कैसे कमाया जाता है ये हम लोग जानते हैं। हाँ, तो हम लोग पिछड़ा नहीं कहलाना पसंद करेंगे। हम लोग सबको नौकरी दे रहे हैं और हम लोग पिछड़ा कहलाएंगे? तो ये होता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं विजनरी। आगे का विजन देख रहा है कि व्यक्ति कि हमारा समाज और हमारा परिवार और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वे लोग जानते हैं कि हम लोग आरक्षण से आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि और पीछे हो जाएंगे, पिछड़ा शब्द हम लोग साथ जुड़ जाएगा तो हम लोग हंसी के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी के कड़ी में हम आदिवासियों को भी देखते हैं। आदिवासियों की परिस्थिति ये हुई कि वहाँ पे माइनिंग वगैरह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, तो काफी जो फॉरेस्ट है उनको अवैध रूप से हो या उस तरीके से विनाश करना पड़ा, तो ये भी शहर के ओर आने लगे। तो यहाँ पे कम्युनिस्टों ने या उस तरीके से बामसेफ टाइप के लोगों ने ये उनकी कहानी ये गढ़ी कि आप लोग भी एक समय पे जो है असुर थे। तो ये कहानी इस तरीके से बताते हैं कि ये जो आपकी ये है कि महिषासुर नामक राजा हुआ करते थे इनके समाज में। तो ये कहते हैं कि दुर्गा को उन्होंने जो आर्यों ने उनकी राजा के पास छोड़ दिया था। तो 9 दिन के बाद दुर्गा ने उनके साथ महिषासुर के साथ संबंध बना के 9वें दिन महिषासुर को छल कपट से मार दिया था। ये झूठी गपोड़ कथा जेएनयू वालों ने लिखी है, जिसका कि कोई न सिर है न पैर है।
हाँ, तो असुर जो है, पहली बात तो यह है कि असुर जो है यहाँ के नहीं है। असुर जो है विदेशी हैं, असीरिया के हैं, वैसा असीरिया के। इन लोग को वास्तविक हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भी जिक्र किया है कि उन लोगों ने आके आक्रमण किया था सिंधु घाटी में। हाँ, देवनासुर उसका नाम था, उसने आक्रमण किया था। तो महिषासुर के शहादत दिन भी बनाते हैं जब नवरात्रि होती है तो। और दुर्गा ने नहीं किया था महिषासुर का वध, पहले तो यही नहीं पता इनको। तो ये तो है, महिषासुर का वध जो है महिषासुर मर्दनी ने किया था, दुर्गा ने नहीं किया था। तो ये बात ये है कि क्योंकि एक कहानी ये बनती है कि अधिकांश जो ऋषि मुनि होते हैं तो जब कात्यायनी थी ना, कात्यायनी। नहीं, मैं आगे हाँ ठीक है, मैं उसको कहानी के दूसरे भाग में जा रहा हूँ कि क्योंकि ऋषि मुनि तप करने जंगल में जाते थे। हाँ, तो ये देखिए, ये कम्युनिस्ट सब जो है ना, जो आप कहानी सुना है ना कम्युनिस्टों वाली। हाँ, कम्युनिस्टों की कम्युनिस्ट जो है ना, ये सबको, ये खुद ही असुर है। ये खुद ही असुर हैं और ये सबको असुर बनाना चाहते हैं। तो ये किसी को अच्छा नहीं बना सकते, सबको बुरा बना सकते हैं। मैं उसी के तरफ जा रहा था क्योंकि ऋषि मुनि तप कर रहे थे तो ये जो वन्य संरक्षण कर रहे थे आदिवासी, तो इनको आर्यों को भगा देते थे, इनको झूठ मूठ के राक्षस बना दिया जाता था। इस तरीके से एक कहानी गढ़ी जाती है। इनकी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सारे दुखों की कारण ही ब्राह्मण है। तो अधिकांश ये है कि आप जो बच्चे सुनते हैं अपने पहचान को कि वो बैकवर्ड क्लास के आते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, तो वो अपने कारण पूछते हैं माँ बाप से, तो इस तरीके से हम कैसे बने, कैसे बैकवर्ड हुए। तो ये सारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ये कारण बताते हैं कि इसके कारण ही ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में आपको नहीं। तो इसमें अम्बेडकर जी को दोष देना गलत है ना। अम्बेडकर जी ने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा। अम्बेडकरवादी कहा, ये अम्बेडकरवादी जो है, अम्बेडकर को ही नहीं पढ़ते हैं। अगर अम्बेडकर को पढ़ते तो अम्बेडकर ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। उन्होंने तो नहीं कहा कि जो है असुर जो है यहाँ के हैं और आर्य जो है बाहर के आए हैं। नहीं, मैं अम्बेडकर वामशेखवादी नाम ले रहा हूँ ना, मैं अम्बेडकर नहीं कहा, अम्बेडकरवादी कहा। हाँ, तो अम्बेडकरवादी भी मत कहिए, ये मेश्रामवादी कहिए इनको। भैया, क्योंकि अम्बेडकर बदनाम हो रहे हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ ना। हाँ। ये अम्बेडकर जो है इतनी बड़ी प्रतिभा, इतनी महान प्रतिभा, हाँ, इतना मतलब वीर पुरुष, समझदार पुरुष, हाँ, और उनको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अम्बेडकरवादी कहना, अम्बेडकर को बदनाम करना है। इन लोग को मेश्रामवादी कह सकते हैं क्योंकि उसका वही ब्रांड है और ये लोग जो बोल रहे हैं वो वही बात बोल रहे हैं। तो वही ये इनको कहा जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो इसे सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, इसे ये करवाया जा रहा है। हाँ, अम्बेडकर चूंकि एक ब्रांड हो गए तो उसी को भुना रहे हैं सब, उनका नाम। तो ये तो है, अपनी जगह सही है। और कल आपने एक और बात कही थी कि अम्बेडकर को एक बजट अलोकेट करना चाहिए था दलितों के लिए। वो मैंने यहाँ पर एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि अम्बेडकर जी जो लॉ मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, उनके अंदर नहीं आता था वो अधिकार। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। उनके कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहा था। मैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस समय जो नेहरू थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो तो चेयरपर्सन थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उनका वहाँ कुछ से था ना, उनकी भी तो कुछ चल रही थी। ठीक है, पूरी नहीं चल रही होगी, इस बात को मैं मानता हूँ कि पूरी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी चल रही थी। उनको आवाज तो उठाना चाहिए था, उसका विरोध नहीं कर पाता कोई। अगर आवाज उठाए होते कि नहीं ये देना पड़ेगा क्योंकि इन लोग की हालत खराब है भाई,
क्यों नहीं दोगे पैसे? नहीं नहीं, आपने जो कहा, जब रिजर्वेशन की बात आई तो उस समय कितना विरोध होगा, आप पढ़ सकते हैं इतिहास के नहीं, दृष्टिकोण से। कुछ विरोध नहीं हुआ था, बल्कि काफी विरोध हुआ था। बल्कि नहीं, नहीं, आपको नहीं पता है, बल्कि स्पष्टता कह दिया गया था कि अम्बेडकर जी आप कितना प्रतिशत चाहते हैं उतना कर लें। तो अम्बेडकर जी ने तो 10% मांगा था। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जो है 10 क्यों 15 रख लो। और इसी का जो है पेरियार ने विरोध किया था। पेरियार ने कहा कि अम्बेडकर जो है ब्राह्मणों के हाथ बिक गया, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि ये 15% भी इसको देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इन लोगों को पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ये क्या कर लेंगे, ये तो कहीं आएंगे ही नहीं। अपने ओर से कोई भी लोग अपने ये मांग सकते हैं, लेकिन जो भी एक फाइनल उनकी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, वो भी एक अंग्रेजों की हाथ में ही थी उस समय। तो काफी हद तक कंट्रोल में रहा। कोई भी मांग हो, ये सब ऐसा है कि जब वह तो ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो किसी एक आदमी के हिसाब से तो बनेगा नहीं। हाँ, मैं उसी के वो तो सब लोगों की मिली जुली सबकी जो उसमें वो होगा, राय होगा। अब उसमें फिर वोटिंग होती थी, एक एक चीज पर, एक एक क्लॉज पर वोटिंग होती थी, और उसमें बहुमत से पास होता था, तब जाकर के वो होता था। लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका है कि वोटिंग भी करना, सबको मनाना भी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है ना। भाई ये मुद्दा है और जेन्युइन मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त जो आज के तथाकथित दलित हैं, उस वक्त उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और उनको वास्तव में धन की जरूरत थी। तो उस वक्त जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए था कि यहाँ पर इतना जो है इन चीजों में इनको दिया जाएगा, बजट एलोकेट किया जाएगा। नहीं, अधिकांश जो वहाँ पे मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर वगैरह थे, लॉ मिनिस्टर तो ये थे, लेकिन बाकी जो चेयरपर्सन के अलावा जो सारे सवर्ण ही थे। तो काफी ऐसा नहीं था कि सवर्ण जो है अपने हक को उतनी आसानी से दे देंगे, तो ये ऐसी बात नहीं थी। तो ये अलग विषय है। मैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन करने वाला था, उस तरीके से मैं कल के बात को थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण दे रहा था, उतना ही है। तो हम एक और चीज हमारे भारत में आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी आवाज नहीं उठाता तो उतनी आसानी से काफी सारी चीजें उपलब्धि नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सच है आधुनिक भारत में। तो इसी कारण से ये तो सदा से रहा है कि जो आवाज नहीं उठाएगा उसको शायद ही मिलता है, उसको वही दे सकता है जो वास्तव में बहुत करुणावान और बहुत प्रबुद्ध हो। वो उसकी आवश्यकताओं को समझ करके उसको दे सकता है। तो सामान्य आदमी तो भाई आप मांग करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, विरोध करेंगे तो ही देंगे। तो ये बात तो है अपनी जगह। इसी कारण से कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है अपनी जगह सही थी। मंशा तो गलत नहीं है, मंशा सही है, लेकिन बाद में जो एक जाति के अलग अलग उसमें जो छांटने का प्रावधान नहीं था ना, ये दिक्कत थी ना। कि कैसे जिन लोगों को मिलता जाएगा उन लोगों को छांटते जाओ, और जिन लोगों को नहीं मिला है, जो बहुत हैं, उनको लाते जाओ, तो एक उनका विकास हो पाता। तो वह नहीं किए। जैसे क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट जो बाद में आया, तो वो उस समय भी हो सकता था। उसको उसी को देखते हुए इतने वर्षों के बाद फिर ये लोग सोचे क्रीमी लेयर। लेकिन वो भी अच्छी ढंग से लागू नहीं कर पाए हैं सब। आज भी ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी कि अधिकांश जो सत्ता है कुछ हजार परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है भारत के। तो ये जो जाति, ये आरक्षण इत्यादि के चक्कर में गरीब ही आपस में लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। ये बात बिल्कुल सच है। वे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, जिसमें कि उनको वास्तव में हक भी नहीं मिलना है। वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें जीत होने पर भी उनको नहीं कुछ मिलना है। सिर्फ एक चीज उनको पता नहीं है, सिर्फ वो एक आशा में लड़ रहे हैं। और उनके लिए लड़ रहे हैं जो कि लड़ भी नहीं रहे हैं और मजा लेंगे। सत्ता में आएंगे इनके नाम पे। सत्ता में आएंगे, रिजर्वेशन लेंगे और नौकरी में भी आएंगे। वे सब ले लेंगे, लड़ाएंगे इनको, मजा लेंगे, वे फायदा लेंगे वे।
तो इस तरीके से हमने एक आरक्षण की जो वास्तविक सत्य है उनको विश्लेषण करने की कोशिश की। हमने एक और बात छोड़ी थी कल के बाद, एक दूसरे दृष्टिकोण से इसको देखना जरूरी है। आंकड़े के हिसाब से मैं कहने की कोशिश कर रहा था, समझाने की एक बात कोशिश कर रहा था कि अधिकांश जो कैस्ट सेंसस की बात होती है, इनमें इतना ही एक इंडिकेशन होता है कि इस प्रदेश में इतना ही जाति के लोग परसेंटेज में है। तो ये इंडिकेट तो नहीं करता कि वो उनकी जो रुचि है सभी एक ही तरह की सोचते हैं। तो इसमें राजनीति ये हुआ कि जब इतने परसेंटेज के लोग जो है अपनी जाति के नाम सुनते हैं, तो एक स्वाभाविक राजनीति के सत्ता के जो इर्द गिर्द वो वोट बैंक भी वहाँ पे तैयार होती है। वास्तव में यह है कि अब एक मान लीजिए मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप जो है किसी के घर जाते हैं, आपकी रुचि अलग हो सकती है, तो आप उस समय माइनॉरिटी होंगे। ऐसा नहीं कि हर समय आप एक ही प्रदेश में अपने निवास करेंगे। तो ये बात तो अपनी जगह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। दूसरी बात यह है कि तब हर जाति के व्यक्ति जरूरी नहीं कि अपनी जो आरक्षण की वजह से वो गवर्नमेंट की जॉब ही जाए। ये हुआ कि उनकी बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब की ऐसी है कि वो अधिकांश जो लोग हैं उसमें जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तीसरी बात यह है कि अब परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए। अगर काफी हद तक मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% के ऊपर आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, काफी कुछ एक दो राज्य ऐसा है कि 100% रिजर्वेशन की उपलब्धि करा दिया गया है, ऐसा सोच भी रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने वो इनवैलिड किया हुआ है ना, इनवैलिड किया हुआ है। इसका कारण 50% से अबव रिजर्वेशन नहीं दे सकते। टोटल रिजर्वेशन जो है ना वो 50% ही हो सकता है। तब तो ये हो गया कि आपकी वंश परंपरा के जो लोग एक उस हिसाब से वो जो नौकरी है, क्योंकि जो है ना डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि मेरिटोरियस व्यक्ति रहें समाज में। हाँ, खाली आरक्षण से देश थोड़ी ना चलेगा, नहीं समाज थोड़ी चलेगा आरक्षण से। सिर्फ प्रतिभावान व्यक्ति रहेंगे तो ही कुछ विकास कर पाएंगे, नहीं तो सारे मिलकर डुबा देंगे सब। मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अधिकांश जो इसीलिए कोर्ट ने जो है वो 50% का वो रखा है कि भाई 50% में आप जो है सोशल जस्टिस करते रहिए। हाँ, तो ये मैं एक और दृष्टिकोण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए कि अधिकांश जो पुलिस की भर्ती होती है वो वहाँ पे मान लीजिए यादव है, इसमें परसेंटेज बढ़ा दिया गया कि 100% ये आरक्षण उनको मिला। तो ये तो उनकी फैमिली बिजनेस हो गई ना पुलिस बनने की। सिर्फ यादव ही बन सकते हैं, दूसरे जाति के लोग नहीं बन सकते। तो ये बैकवर्ड वाले जितने सीट थे सारा वो यादव भर लिए। तो इस हिसाब से तो भाई पुलिस तो उनकी फैमिली बिजनेस हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो जितना आरक्षण है बैकवर्ड का, उसमें भी बैकवर्ड में जितनी जातियां हैं उनका भी उसमें परसेंटेज किया जाए, तब जाकर के कोई जो है रुक सकता है। अन्यथा वो तो एक ही जाति का भर सकता है। एक ही जाति का एक जॉब हो गया। वो पुलिस सिर्फ उस प्रदेश के जो जाति के कैस्ट सेंसस के हिसाब से उस जाति के पुलिस जो है उनकी डोमिनेशन हो गई। यहाँ पे संविधान की विरुद्ध हो जाती है। राइट टू इक्वालिटी के बात आती है। राइट टू इक्वालिटी तो है ही नहीं, झूठा। वो संविधान का सबसे खराब झूठा जो अगर कोई अल्फाज है तो वही है। राइट टू इक्वालिटी नाम का जो है ना भारत से संविधान से हटा देना चाहिए। इक्वालिटी तो यहाँ कोई चीज में है ही नहीं, तो इक्वालिटी किस बात की भाई?
एक्चुअली संविधान में जो रिजर्वेशन है वो ही राइट के राइट टू नहीं, इक्वालिटी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, किसी चीज में भी इक्वालिटी नहीं है। आप दिखाइए किसी चीज में इक्वालिटी, कोई भी दिखा दे कि इस चीज में इक्वालिटी है। ये बात किसी तो चीज सही में है। इक्वालिटी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी बनी हुई है ना, तो पार्टियों में भी है कि भाई कोई राष्ट्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी है, तो कोई ये पार्टी है, अलग अलग कैटेगरी बना दी है। इक्वालिटी कहाँ, पार्टियों का इक्वालिटी नहीं है। किसी को जो है पूरा टाइम देते हैं टीवी पर आने का, छोटी छोटी पार्टियां उसको टाइम ही नहीं देते। किसी को पैसा वसूल, वो चंदा उंदा लेने का छूट दिए हुए हैं, उसमें कितना प्रतिशत जो है वो दिए हुए। होना तो ये चाहिए था कि भाई एक पुल बन जाता सभी पार्टियों का, मतलब कि एक पुल बन जाता निर्वाचन आयोग के पास कि वहां जिसको भी चंदा देना है पार्टियों को वहां जमा कर दे, और उसमें से सभी पार्टियों को वो बराबर बराबर बांट देता। तब तो होता कि इक्वालिटी है भाई कुछ। तो यहाँ तो जो राजनीतिक पार्टियों के बीच ही इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी उसी में है। तो अलग अलग जो हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, वो अपने अपने फेवर वाली पार्टियों को अधिक से अधिक देते रहते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो लोग है, लॉयर है, उस तरीके से दलील देते हैं कि हम आरक्षण को इसलिए लाए कि वो इक्वालिटी की तरफ बढ़े। तो राइट टू इक्वालिटी को इस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्योंकि आरक्षण के माध्यम किसी चीज में भी तो इक्वालिटी दिखलाओ, खाली आरक्षण की बात छोड़ दो। भारत के किसी चीज में इक्वालिटी दिखा दें, किसी प्रोविजन में दिखा दें कि भाई इस मामले में बराबर है। एक भी कोई मामला दिखा दे जिसमें कि बराबर है। न व्यवहार में बराबर है, न ही लॉ में बराबर है। ये सब सारे ये खाली कहने की बातें हैं। नहीं, कहने की बात ही है, सिर्फ ये है कि वो लोग ये ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इक्वालिटी की तरफ बढ़े लोग, इसलिए हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इसको इस तरीके से लागू कर रहे हैं। वो उस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट टू इक्वालिटी तो ऐसा सामान्य एग्जांपल ही है ना, हर क्लास तो में वो मतलब राइट टू इक्वालिटी जो किए हैं तो वो दिखा दें कि मैं राइट टू इक्वालिटी इस मामले में किया हूं और इसमें मेरा ये 100% मेरा ये रिजल्ट है। आपने स्कूल बनाया है तो उसमें भी इक्वल नहीं है, सिलेबस आपका है उसमें भी इक्वल नहीं है, टीचर जो है इक्वल नहीं है, अलग अलग अपने एजुकेशन बोर्ड भी बना रखे हैं। इक्वलिटी है कहाँ, किस जगह पर आपकी इक्वलिटी है? कोई भी एक क्षेत्र बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जब राजनीतिक पार्टियों के ही बीच में आपने इक्वलिटी नहीं रहने दिया तो क्या रहा है, जजों के बीच में इक्वलिटी नहीं रहने दिया तो फिर कहाँ है? जितने भी वो अभियुक्त होते हैं उनके बीच में भी कोई इक्वलिटी नहीं है। किसी की सुनवाई जो है रात के 12 बजे जज कर देता है, किसी को घर बैठे बैठे जो है बेल मिल जाता है, किसी को वहां 1000 बार दौड़ने पर भी बेल नहीं मिलता है। इक्वलिटी कहाँ पर है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एक भी कोई जगह दिखा दे जहाँ कह दे कि हाँ यहाँ इक्वलिटी है। हाँ, तो क्या राइट टू इक्वलिटी की बात वो सब बकवास है। जब एक भी जगह आप नहीं इसको लागू कर पाए हैं राइट टू इक्वलिटी, तो फिर क्या कहते हैं? यहाँ पे एक और चीज है, मैं उसको एक कल की बात, हॉस्पिटल में भी देख लीजिए, अस्पताल में आप चले जाइए, आपको कहीं इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। ये बात तो है। हाँ, कल के कहीं पर भी मैं नहीं देखता हूँ इक्वलिटी नाम की कोई चीज। नहीं, ठीक है। और अगर किसी को दिखता है तो वो बताए कि भाई इस जगह पर इक्वलिटी है, वहां पर मैं इनइक्वलिटी दिखला दूंगा उसको। नहीं, ठीक है। मैं कल के बाद में आपने जो वीडियो जारी किया था उसमें एक और चीज नई रोशनी डालने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ये करने की कोशिश की। हमने जो एक कल के समय में एक कहा था कि यादव की संदर्भ में, तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये मार्शल रेस में आते हैं, तो हमने ये बात तो कही। तो इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण विषय ये आया कि काफी आज के संदर्भ में जो है महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है कि वो मराठा वाला, हाँ, मराठा रिजर्वेशन का। अब बताइए, मराठा जो है, मराठा एडवांस है, हाँ, मजबूत है, मैं तो देख रहा हूँ, पढ़े लिखे भी हैं, शासन भी करते रहे, अब उनको भी रिजर्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बलवान है, क्योंकि वे पॉलिटिकली प्रेशर बना सकते हैं, इसलिए वो जो चाहे सो ले सकते हैं।
उनको कुनबी के अंदर जाटों डाल ने भी दिया। जाटों ने भी ऐसे जोर जबरदस्ती करके ले लिया उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन अपने लिए ले लिया, जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे दबंग जाति अगर कोई है तो वो जाटों की है। ये तो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं, नौकरियां भी हैं, सब कुछ है, फिर भी ले लिया रिजर्वेशन दबंगई के बल पर। तो हम लोग के देश में तो दबंगई की चल रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, मराठा सबसे मजबूत जातियों में से है देश के, तो उनको भी आरक्षण चाहिए और उनको मिलेगा, देख लीजिएगा। दबंगई से ले लेंगे, बदमाशी से ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे सब, क्योंकि उनका वोट भी तो चाहिए। मैं इसके दूसरे पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब ऐसा सोशल इंजीनियरिंग के जो प्रारंभिक किसने किया, ये तो ऐसा है कि जब कांग्रेस के शासन में इन अधिकांश जातियों को उस तरीके से बोल दिया गया था कि आप अंबेडकर की बात क्यों सुनते हैं, आप तो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, आप तो क्षत्रिय हैं। इस तरीके से अनेक जो ओबीसी वर्ग है उनको समझा दिया गया था कि आप भी उस वर्ग में आते हैं, इसलिए आप आरक्षण ना लें। तो उनको डिस्करेज करने के लिए भी एक षड्यंत्र रचाया गया था। इस तरीके से एक हिस्ट्री सामने आई, तो उस बात को भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो बात भी है, वो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने उस जमाने भी कांग्रेसियों ने कोशिश किया था। तो मराठा ये भारत में जो इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है ना, जो टर्म दिया है सोशल इंजीनियरिंग, ये टर्म ही झूठा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हाँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। हाँ, इसका नाम सोशल इंजीनियरिंग दिए हैं। इसका क्या मतलब, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही ना है कि इसके कारण हमको एक वोट बैंक हमारा होगा, इससे हम वोट पाएंगे, हम सत्ता पाएंगे। तो यानी सत्ता के लिए ये सब किया जा रहा है, इसका नाम सोशल इंजीनियरिंग दिया गया। अरे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नाम दो इसका। मैंने देखो कितना डिजाइनिंग किया है, और इससे जो है मैं वोट पा करके अब जो है सरकार बनाऊंगा।